जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। अंडमान और निकोबार परियोजना से जनजातियों को परेशान या विस्थापित नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का। श्री यादव ने कहा कि बंदरगाह और हवाई अड्डे सहित 72,000 करोड़ रुपए के परियोजना से चीनी विस्तारवाद और म्यांमार के अवैध शिकार का मुकाबला करने की योजना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वन भूमि के डायवर्जन, आदिवासी समूहों की सहमति और भूकंप संभावित क्षेत्र में निर्माण को लेकर चिंता जताई थी, जिसके जवाब में भूपेंद्र यादव ने उपरोक्त बातें कही। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार प्राचीन निकोबार द्वीप समूह में बंदरगाह और हवाई अड्डे के विकास से द्वीप के मूल निवासी शोम्पेन आदिवासी और अन्य निकोबारी ट्राइब्स को परेशान या विस्थापित नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में इस सप्ताह लिखित जवाब में आश्वासन दिया, जबकि मोदी सरकार के ही जनजातीय मंत्री जुएल ओरांव ने कुछ दिन पहले कहा था कि आदिवासी समुदाय के वन और भूमि अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा था कि जहां भी आदिवासियों की सहमति की अनदेखी की जा रही है, वहां वह सीधे या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ समन्वय करके हस्तक्षेप कर सकते हैं। मतलब आदिवासियों को खुश करने का नाटक देखिए। दोनों मोदी सरकार के मंत्री हैं। पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं कि किसी को विस्थापित नहीं होने देंगे, लेकिन परियोजना को पूरा किया जाएगा। उनकी ज़मीन पर आप दखल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विस्थापित नहीं कर रहे हैं। कौन विश्वास करेगा? दूसरी तरफ जनजातीय कार्य मंत्री आदिवासी अधिकारों की अनदेखी पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मतलब आदिवासी लोग जनजातीय कार्य मंत्री की बातों से खुश होकर भाजपा को सपोर्ट करें, भले ही पर्यावरण मंत्री जबरन उस परियोजना के लिए अनुमति दे रहे हों। जबकि कांग्रेस निकोबार की परियोजना को रद्द करने की मांग कानूनी प्रावधानों के आलोक में कर रही है। श्री यादव ने अपने पत्र में कहा कि यह विकास जो 72,000 करोड़ रुपए की ग्रेट निकोबार परियोजना का हिस्सा है, भारत को इस क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के काम आएगा। फिर वही डर की राजनीति। हमको आपको ये लोग चीन का डर दिखाकर पूरे निकोबार द्वीप समूह को कंक्रीट के जंगल में बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब चीन को अपना दुश्मन मानते हैं तब पीएम केयर फंड में चीन की कंपनियों का पैसा क्यों लेते हैं? चीन लद्दाख में भारत की सीमा में घुस आया है, उसे तो हटा नहीं सकते। जहां आया नहीं है वहां पर चीन को रोकने की बात करते हैं। यह सब बातें हम आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ये लोग अपने तर्क को जबरन मनवाने के लिए कुछ भी तर्क दे सकते हैं और दे ही रहे हैं। दूसरा उनका तर्क है कि म्यांमार के शिकारियों द्वारा समुद्री संसाधनों की चोरी को रोकना है। एक बार सोचकर देखिए कि म्यांमार छोटा सा देश है, वह अगर भारत के सीमा में आकर समुद्री संसाधनों की चोरी कर ले तो उससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कोई भी छोटा मोटा देश भारत की सीमा में आकर चोरी करके चला जाता है, हद है। तीसरा तर्क दे रही है कि बुनियादी ढांचे की कमियों को पाटने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। यह है असली बात। निकोबार द्वीप समूह को कंक्रीट के जंगल में बदलकर अपने दोस्त को सौंपना ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इस व्यापार में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्राचीन जंगल, शोम्पेन आदिवासी, निकोबारी ट्राइब सब तबाह हो जाएंगे और पूंजीपति लोग उस द्वीप समूह को लूट रहे होंगे। कांग्रेस के जयराम रमेश ने 10 अगस्त को श्री यादव को पत्र लिखकर मांग की थी कि परियोजना को दी गई सभी पर्यावरणीय मंजूरियां रद्द की जाए। उन्होंने आगे मांग की थी कि संसदीय पैनल परियोजना की समीक्षा करे। उनकी आपत्तियों का सार यह था कि परियोजना में 13,075 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग शामिल है, जो द्वीप के क्षेत्रफल का लगभग 15% है। प्रस्तावित परियोजना के कुछ हिस्से तटीय क्षेत्र के उन हिस्सों में आते हैं जहां निर्माण प्रतिबंधित है। परियोजना को स्थानीय आदिवासी समूहों, शोम्पेन और निकोबारी ट्राइब की अनुमति के बिना आगे बढ़ाया जा रहा है और आदिवासी समुदायों की सहमति जानने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले मौजूदा कानूनों का भी उल्लंघन किया गया है। श्री रमेश ने कहा कि यह परियोजना भूकंप संभावित क्षेत्र में बनाई जा रही है, जहां 2004 की सुनामी के दौरान जमीन 15 फीट तक खिसक गई थी। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि इन मुद्दों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित अपनी एक उच्च स्तरीय समिति बनी थी, जो मूल रूप से पर्यावरणविदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे पाई। अब बताइए, श्री यादव ने जवाब दिया कि उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई क्योंकि यह रणनीतिक
और रक्षा आयामों वाली राष्ट्रीय महत्व की परियोजना थी। ऐसे तर्कों से ही तो कभी राफेल का सौदा मोदी सरकार ने किया था। कोई भी परियोजना को रणनीति और रक्षा आयामों से जोड़कर सूचना का अधिकार अधिनियम से भी बाहर किया जाता रहा है और अपने मनमर्जी के मुताबिक कानूनों का उल्लंघन करके परियोजनाओं को लागू किया जाता है। इन सब तर्कों को आज हम सभी को समझने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसी बड़ी परियोजना जनहित के लिए उपयोगी जब मानी जाती है तब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में लाई जाती है। यह एक बड़ी बहस है कि जनहित किसको कहा जाएगा। वहाँ रहने वाले आदिवासियों का हित को जनहित कहा जाएगा या उस जगह से हजारों किलोमीटर दूर शहरों में रहने वाले लोगों की सुविधाओं को जनहित कहा जाएगा। सहमति संबंधी मुद्दे का जवाब देते हुए पर्यावरण मंत्री ने दावा किया कि अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति यह संगठन 1976 से प्रशासन द्वारा संचालित और स्थापित किया गया है के साथ बैठकों के माध्यम से स्थानीय जनजातीय परिषदों के साथ उचित परामर्श किया गया था और जनजातीय परिषद के अध्यक्ष ने इन बैठकों में भाग लिया था। बैठकों में भाग लेना सहमति नहीं है। अपने पिछले वाले वीडियो में मैंने इस पर विस्तार से चर्चा किया था, आप जाकर देख सकते हैं। आदिवासी परिषद ने परियोजना के लिए अपनी सहमति वापस ले ली थी। इसके अलावा द्वीप प्रशासन ने वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय जनजातियों को न तो किसी वन भूमि पर स्वामित्व दिया और न ही मान्यता दी। मतलब आदिवासियों को फायदा हो रहा है तो वन अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने की कोई प्रक्रिया सरकार के द्वारा नहीं की गई। कानूनन इस प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था। पर्यावरण मंत्री ने वन अधिकार से संबंधित वैधानिक अवधि के दौरान आपत्ति के मामलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा और न ही प्रस्तावित हवाई अड्डे के कारण जमीन खोदने वालों को मुआवजा देने के प्रावधानों के बारे में ही कुछ कहा। श्री यादव ने कहा कि भूकंप वैज्ञानिकों के मतों के आधार पर संरचनाओं के निर्माण में राष्ट्रीय भवन संहिता द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि जिस तरह शहरों में कंक्रीट का जंगल उगाया गया उसी तरह निकोबार द्वीप समूह को भी कंक्रीट के जंगलों से पाट दिया जाएगा। निकोबार द्वीप समूह को 30 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से विकसित किए जाने की बात कही गई और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लगभग 9,64,000 पेड़ काटे जाने की उम्मीद है, जिसकी भरपाई वे लोग हरियाणा में वृक्षारोपण करके पूरा करेंगे। जंगल अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का बर्बाद हो रहा है और पेड़ हरियाणा में लगाया जा रहा है। यही है मोदी सरकार का जंगलों का अमृतकाल। कल को आपके इलाके के जंगलों को भी अपने विकास के जंजाल में लाकर दूसरे जगह पे पेड़ और जंगल लगाकर खाना पूर्ति की जाएगी और ग्रीन क्रेडिट बांटी जाएगी। इस तरह से पर्यावरण कानूनों की धज्जियां उड़ाकर संपूर्ण प्रकृति को, मानव सभ्यता को समाप्त करने की दिशा में सरकार जानबूझकर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय स्तर पर इन नीतियों को पारित किया जाता है जिसका कि ज़मीनी स्तर पर हम आदिवासियों को कोई जानकारी नहीं होती है और ना ही दी जाती है। हमारे लिए उनके पास खुराक जो है, जो हमें धर्मांतरण से ईसाईकरण का डर दिखाती है, जो हमें घुसपैठियों के कारण ज़मीन जिहाद, लव जिहाद आदि का डर दिखाती है और अंदर ही अंदर संपूर्ण आदिवासी इलाकों को सभी संवैधानिक और कानूनी अधिकारों से वंचित करने की रणनीति पर काम कर रही होती है। 5वीं अनुसूची को समाप्त करने की दिशा में भी एक समय भाजपा सरकार प्रयास कर चुकी है। आप मेरा यह वीडियो देखें। निकोबार द्वीप समूह की यह परियोजना इस बात की गवाह है कि मौजूदा मोदी सरकार आदिवासियों को किस तरह उसके प्राकृतिक रहवासों से तबाह करने पर तुली हुई है। यह एक उदाहरण है। बाकी पूरा देश के आदिवासी यदि इन बातों को समझ रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया अपनी अपनी सरकारों के मार्फत केंद्र सरकार को देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।